चलो जी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा JIGL के अंदर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट के अंदर कई चीजें हैं जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और आज मैं हैंड रिटन नोट्स फाइनली अपने खुद के बना के लिया आया। मैंने कहा बहुत ड्रामा हो गया क्योंकि इस चैप्टर में तो बच्चों को जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा बना लेते हैं हैंड रिटन नोट्स। तो करना क्या है सर, आज स्टार्ट डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले का कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा। हमें जो स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है, ये रूल है। हाँ, क्योंकि मैंने तो बस वही स्कैन किया है जो मुझे यहाँ से दिखाना है बस। तो मैं निकाल लेता हूँ अपने नोट्स, ये रहे मेरे नोट्स बने हुए, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मेरी हैंड राइटिंग है, बेकार है, बढ़िया हैंड राइटिंग है, ठीक है, अच्छी वाली। तो आपको पता होगा कि हमारे पास इंटरप्रिटेशन करने के कितने रूल हैं, दो, एक प्राइमरी और दूसरा कौन सा, सेकेंडरी। तो सारे बच्चे हेडिंग डाल लो, क्लासिफिकेशन ऑफ। मैं भी नोट्स बना ले, छोटे छोटे तो नोट्स मेरे को भी लिखने भी पड़ेंगे, 2-3 बातें तो लिखनी पड़ेंगी आप लोगों के साथ। चैप्टर का नाम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, लेक्चर नंबर 2, दूसरा लेक्चर। तो हमारे पास रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है हमारे पास, ठीक है जी। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, कितने रूल हैं, 2। एक प्राइमरी रूल, प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, दूसरा सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहले हम कौन सा करेंगे, प्राइमरी रूल करेंगे। तो आज की क्लास का जो डिस्कशन रहेगा वो प्राइमरी के लिए रहेगा। तो पहले हम लोग प्राइमरी रूल करेंगे। और प्राइमरी के अंदर सबसे पहला कौन सा है, लिटरल इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला है लिटरल इंटरप्रिटेशन, या क्या बोल लो, लिटरल कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन बोल लो या कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब बताया था बियॉन्ड द वर्ड्स, वर्ड्स के पीछे जाओ, पीछे जाके देखो। ठीक है, चलें आगे। तो सबसे पहले पे आ जाओ। सबसे पहला कौन सा है, लिटरल इंटरप्रिटेशन। हेडिंग डाल लो, लिटरल कंस्ट्रक्शन या लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो इसमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, जो हम लिटरल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक लाइन हमें लिखनी होगी। लिखो लिटरल, हाँ लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब मेरे पेपर में क्वेश्चन आए तो मैं कैसे लिखूंगा, इट इज़ अ प्राइमरी रूल। मैं यहाँ पे हैंड रिटन्स इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ जाए तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली लाइन लिख के आऊँगा, इट इज़ अ प्राइमरी रूल, ठीक है। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट एंड foremost rule of interpretation, rule of interpretation. This is the first
वो ना यहाँ पे बैठ के लिख नहीं पाता हूँ ढंग से। हाँ, इट इज़ अ प्राइमरी रूल, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसके आगे लिखना, द फर्स्ट अप्रोच should be to read the words as they are written. The first approach should be to read the words as they are written. मुझे बताओ इजी हो गया या नहीं हो गया? लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि भाई लॉ में जो लिखा है ना बस उसको समझो, अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। जो लॉ में लिखा है शिखा, बस उसको समझो, अपना दिमाग लगाने की ज़्यादा कोशिश मत करो। जैसे वही वाली बात हो गई, कई लोग क्या है कुछ चीज़ों के पीछे तक चले जाते हैं भाई साहब। तो जो सामने दिख रहा है भाई केवल वो बात करो, पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ अ प्राइमरी रूल, this is the first and foremost rule of interpretation, and the first approach should be to read the words as they are written. तो उनको उसी तरीके से पढ़ा जाए जिस तरीके से वो लिखे हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यहां से लिखेंगे क्या, ये देखो पहले समझ लो सारा। द रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, LI का मतलब होगा लिटरल इंटरप्रिटेशन, रिक्वायर्स अ स्टैट्यूट मस्ट बी इंटरप्रेट इन अकॉर्डेंस विद द क्लियर वर्ड्स यूज्ड। तो आप क्या लिखोगे? इन अदर वर्ड्स द रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, इन अदर वर्ड्स कॉमा द रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, आप भी LI लिख लो, जल्दी जल्दी हो जाए। requires that a statute must be interpreted in accordance with the clear word used. तो उनको उसी के अनुसार पढ़ा जाए। accordance का मतलब उसी अनुसार पढ़ा जाए जिस वर्ड में वो लिखे हैं, उसी भाषा में आप उनको समझें। Literal interpretation requires that a statute must be interpreted in accordance with the clear words used. अब सुन लो, अब लिखना मत प्लीज, स्टॉप राइटिंग। स्टैच्यूट का मतलब क्या है? लॉ है, और लॉ क्या है? एक एक्ट है। तो स्टैच्यूट क्या था? एक विल थी लेजिस्लेचर की, जिसका हमने लॉ बनाया, उसका एक्ट बन गया, लेजिस्लेचर से बन के आ गया। स्टैट्यूट शैल बी रीड इन दियर ऑर्डिनरी मीनिंग में पढ़ें उसे, नेचुरल और ग्रामेटिकल मीनिंग के साथ पढ़ें। मतलब कि ग्रामेटिकल का मतलब होता है जहां लिखा है और तो तोड़कर पढ़ें, एंड लिखा है तो जोड़कर पढ़ें। आ रही बात समझ में? एंड लिखा है तो जोड़ के पढ़ो ना, कि ये कंडीशन दोनों नहीं साथ में है, और लिखा है तो अलग अलग करें उन्हें, so that they have the effect in their widest aptitude। तो जो उनका इफेक्ट है वो अपना वाइडेस्ट एप्टीट्यूड लेके आ जाए। दूसरा देखो, सुनो पहले, where two interpretations are possible, हो सकता है कहीं पे क्या हो रही हो? दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो सकता है कहीं पे क्या हो रही हो? दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो रही हो। कह रहा है नैरो, इफ नैरो इंटरप्रिटेशन फेल, अगर नैरो इंटरप्रिटेशन फेल हो जाती है तो आप क्या करेंगे? वाइडर इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? नैरो इंटरप्रिटेशन करनी है। मैंने बोला गुलाब का फूल, तो भाई गुलाब का फूल हो गया बस, आप उसमें और क्या सोचने लग गए? कौन सा फूल? हाँ, वहां नहीं सोचना। लड़की ने सही दिमाग लगाया, आ गई बात समझ में? तो कहानी समझ में आई। पहले क्या करनी है? नैरो इंटरप्रिटेशन करनी है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नैरो क्या कर रहा है? फेल कर रहा है, जो लॉ मेकर लिख रहा है, जिस चीज के लिए उसने लिखा है उस चीज को क्या कर रहा है? फेल कर रहा है,
ठीक है, वो पर्पस क्या है अचीव नहीं हो पा रहा लेजिस्लेचर का, तो जाके उसकी वाइडर इंटरप्रिटेशन करेंगे। मैंने बोला ब्राइब, घूस लेना पैसे उसे, क्या आया दिमाग में? ब्राइब से क्या दिमाग में आया? पैसा, कि भाई एक आदमी पैसे लेता है, किसी मतलब सरकारी डिपार्टमेंट में है, पैसे लेता है, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकता। ब्राइब कैश में ही होगी, काइंड नहीं हो सकती। बच्चा बोला हो सकती है। कहानी को समझ में आ रही है? क्या हुआ कि अगर लॉ मेकर कह रहा है ब्राइब है, कैश है, काइंड नहीं है, तो भाई वो बस कैश की बात कर रहा है, वो काइंड विंड की बात नहीं कर रहा। पर अगर सीधे ब्राइब लिखा है और कुछ नहीं बताया, तो भाई कैश भी है, काइंड भी है, और भी कुछ हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो पहले इंटरप्रिटेशन हमेशा कैसे होगी? नैरो इंटरप्रिटेशन होगी। पहली इंटरप्रिटेशन हमेशा क्या होगी? नैरो होगी। अभी सुनते जाओ बस। लिटरल मीनिंग शैल बी गिवन टू द लैंग्वेज ऑफ स्टैच्यूट। तो हमेशा क्या देना है? लिटरल मीनिंग देना है। जो नेचुरल मीनिंग हो उस वर्ड का, हमेशा वही मीनिंग उसको देना है। अनलेस, दो बातें अब इसमें, दो एक्सेप्शन हो गई, दो बातें। जो लैंग्वेज है वो एम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूअस समझते हो? अनक्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड, क्लियर नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट। एम्बिग्यूअस का मतलब इनकम्प्लीट हो गया, अनक्लियर हो गया, जो पता नहीं लग रही भाई बोलना क्या चाहता है लॉ मेकर। या डिफीट द पर्पस ऑफ द स्टैच्यूट, स्टैच्यूट का जो पर्पस है वही क्या हो रहा है? डिफीट हो रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? लिटरल इंटरप्रिटेशन को छोड़ देंगे और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे, और कोई इंटरप्रिटेशन करेंगे जिससे कि लॉ मेकर का जो पर्पस है वो क्या हो जाए? अचीव हो जाए, वो सॉल्व हो जाए। तो इसका मतलब कि इसकी दो एक्सेप्शन है जहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लगेगी, अगर लैंग्वेज क्या है पढ़ के लॉ की एम्बिगुअस नजर आ रही, क्लियर कट पता नहीं लग रहा। अभी आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, सेक्शन 24B पढ़ा, क्लियर कट पता नहीं लग रहा था। तो मैंने कौन सी इंटरप्रिटेशन की पता है वहां पे आपको? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। जब कोई टीचर लॉ पढ़ा रहा है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये सेक्शन पढ़ रहे हो आप, आपको तो इंटरप्रिटेशन आती है, आप कौन सी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? तो कभी मैं पढ़ा रहा हूं तो पूछ लेना, मैं बताया करूंगा आपको, क्योंकि मैं तो इस पूरे चैप्टर की हेल्प लेके इंटरप्रिटेशन। नया GST आया तो हमने खुद बैठ के ऑन टेबल पढ़ा। 2013 कंपनीज एक्ट आया तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं कंपनीज एक्ट, भाई उन्होंने भी खुद पढ़ा होगा, पढ़ा मैंने भी है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ। आगे बात, पहले ही मैंने अपने सर में बहुत बोझ लिया हुआ, मैरिड नहीं होता तो पढ़ा देता। सर ये क्या बात है? फिर कोई लाइफ में बोझ नहीं ना भाई। मैरिड लेने, अभी मैं बैंक गया था तो मेरे से यस बैंक का मैनेजर मिला, बड़ा खुश हुआ। मैंने एक वर्ड बोला उसको, कह रहा अब क्या जरूरत पड़ी है कि आप फैमिली के लिए सोचते हो? मैंने कहा मैरिड हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मैरिज की है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, एक ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर आ गई है। आपने CS का कोर्स ज्वाइन किया तो आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, समझ गए? तो वो चीजें होती है। जब जो कर ही नहीं रहा उस क्या है, क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट? बाहर में जाए। अबे 1000 कानून है इंडिया में, और प्रिया की दोस्त कह रही मैंने क्या करना है? 1000 हो, 2 हो, 3 हो, उसको यही नहीं पता, अपने राइट्स ही नहीं पता है हमें। आए दिन आप देखते होंगे लोगों की प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट। अगर राइट्स पता हो ना, किसी की हिम्मत नहीं कुछ करे आपका। आप सुन लो, मेरे साथ तो हर हफ्ते कोई ना कोई केस होता है। मैं मॉल में गया, अब ना गर्मियां आ गई, मेरे को ना एलर्जी है, मतलब किसी की स्वेट, मतलब पसीने से स्मेल आ रही हो, मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि फादर आर्मी रिटायर्ड, तो हम लोग नीट क्लीन रहना पसंद करते हैं बिल्कुल, कभी मतलब ऐसे नहीं भाई गंदे से, चाहे घर पे भी हो। रहना है तो ढंग से रहना है, डिसिप्लिन से रहना है। वो बचपन से ना एक क्या हो गया, इनहेरेंट हो गई वो चीज़। तो मैं परफ्यूम लेने गया। अब मैं वो पता है किस लिए रखता हूँ, मान लो कोई आ गया बच्चा, अच्छा जी चल ले तू भी लगा ले, तो क्या हुआ, ऐसी जोक था। तो उन्होंने कहा उस स्टोर वालों ने कि सर आपको कैरी बैग चाहिए? मैंने कहा नहीं चाहिए, लेके चला जाऊंगा। एक परफ्यूम लिया, साथ में एक बच्चे के लिए एक वाटर बोतल ली थी मैंने। तो मैंने जानबूझ के बोला कि मुझे नहीं चाहिए, और उन्होंने जैसे पूछा कि सर कैरी बैग चाहिए, मैंने बोला नहीं चाहिए।
फिर मैंने थोड़ी देर के बाद पॉज करके मैंने कहा कैरी बैग किसका है, कौन सी कंपनी का कैरी बैग है? कहे सर हमारी कंपनी का है। मैं चार्जेबल है? कह रहे हाँ सर चार्जेबल है, 10 रुपीज़ लगेंगे। मैं आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इतना ही बोला बस मैं। सुप्रीम, वहाँ पे एक आदमी भी खड़ा था, वो लड़की भी खड़ी थी काउंटर पे। ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं कि मैं हवा में जोक मार देता हूँ। आप भी करके देखना, आपको पता लग जाएगा। मैं आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप चार्ज नहीं कर सकते कैरी बैग के पैसे। मैं लीगल डिपार्टमेंट से हूं। मैंने कहा गलती आपकी भी नहीं है, आप एम्प्लॉई हो, आपको इंस्ट्रक्शन मिली है। मैंने कहा अगर आपके मैनेजर से बात करें तो आपको पता लगेगा क्या कहानी। तो पता क्या हुआ, जो मैंने 2 आइटम ली थी वो कैरी बैग में डाल के दी गई और पैसे चार्ज नहीं किए गए। बिल मेरे पास अब भी पड़ा हुआ। 2 लोग पढ़े लिखे लोग भी ना, लॉ नहीं मालूम है ना, क्या फायदा है उस पढ़े लिखे का। मेरा भाई भी तो पढ़ा लिखा है पर लॉ थोड़ी ना पता है उनको। आपको नहीं लग रहा? मैंने जब से लॉ पढ़ा तो मुझे भी ये जानना। अच्छा आप मेरी क्लास में आ रहे हो, आपको पता लग रहा होगा यार, गर्ल्स आती थी जब वहां पे भी क्लास होती तो बच्चे बताते थे मेरे को। 2 लड़कियां जब मतलब वो से बस से आती थी तो वो कहे सर हम तो लॉ का यूज करते। कोई हमसे मतलब जैसे अब टिकट भाई मना है तो मना है, बेनिफिट ले रहे हैं। कैसे हम लॉ का ना अब यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ में। तो क्योंकि देखो ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। आप शॉपिंग करने गए, मॉल में गए, अब आप जिस शोरूम में गए ब्लैकबेरी में, वो ब्लैकबेरी का ही क्या है, वो किसी दूसरे ब्रांड का देगा ही क्यों, अपने ही ब्रांड का देगा। और वो कैरी बैग पकड़ा रहा, कह रहा चार्ज करूंगा। आप वहीं बस यही लाइन बोलना, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, आप ये मत बोलना मैं लीगल से ऊपर, ये तो पता है ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम एम्प्लॉई हो। तुम्हारे मैनेजर से बात करें तो पता लगे, और इसके बाद क्या होता है तो वो आगे आप देख लोगे। तो कहानी ये समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। उसके बाद अगला क्या बोला ये 4th पॉइंट के अंदर, इन केस ऑफ प्लेन वर्ड्स कैपेबल, विजिबल आ रहा है, सही नजर आ रहा है? कह रहा है इन केस ऑफ प्लेन वर्ड्स, जो प्लेन वर्ड्स लिखे कैपेबल ऑफ ओनली 1 मीनिंग और इंटरप्रिटेशन। अब मुझे बताओ, एक वर्ड पढ़ा उसका एक मीनिंग आ रहा है निकल के। एक वर्ड आपने लॉ के अंदर पढ़ा, उसका एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है। क्या लिखा है? 5 किस्तों में। जैसे आज हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है कि भाई 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको डिडक्शन मिलनी है इंटरेस्ट की, तो भाई वो 5 ही में मिलेगी ना। क्लियर है? क्या कहता है? नो एक्सप्लेनेशन टू देम इज रिक्वायर्ड, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक मैक्सिमम यूज किया गया था, एब्सोल्यूटा, सेनेटिया, एक्सपोर्ट्रा, नॉन इंडिसेट, ये वर्ड यूज किया गया था। और इसका मतलब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो वो मतलब यहां पे लिखना भी पड़ेगा आपको कि क्या मतलब था इसका। हाँ, क्या मतलब था इसका? हाँ, प्लेन वर्ड्स रिक्वायर्ड, नो एक्सप्लेनेशन। तो इसका मतलब यहां पे लिख दो। ऊपर भी तो मैं वही बात कह रहा हूं असली में देखा जाए तो। मैं अपने आंसर की लेंथ बढ़ा रहा हूं थोड़ी सी, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, इसकी लैंग्वेज जो है बुक के अंदर बहुत मतलब खुरापाती है भाई साहब, आग लगा रखी है, समझ में नहीं आएगा आपके। तभी तो मेरे को भी एक मजबूरी हो गई, नहीं यार बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा ये। और लिखने में टाइम लगता है, ये नहीं कि बस कहीं से कॉपी करना है, ये तो अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, तो उसको पढ़ो फिर लिखो, निकालो पॉइंट्स। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट to stretch the words used by the legislature to fill in the gaps or omissions in the provision of an act। ये कोर्ट की ड्यूटी नहीं है। मतलब कि हमने लॉ पढ़ा और लॉ पढ़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार यहां ना डैश है, यहां ना कुछ और आना, मतलब आगे कुछ आना चाहिए था। हम ऐसा सोच रहे हैं। जैसे आज हमने जो पढ़ा है इनकम टैक्स का, मैं उसी के अंदर ये इंटरप्रिटेशन करवा रहा हूं कि सेक्शन 24B आपने पढ़ा इनकम टैक्स के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, आपको लगा ऐसा कुछ होना चाहिए, कहीं ना कहीं लगा होगा कुछ, अंदर से वो भावना निकली होगी। क्लास में कोई भावना नहीं है, ठीक है ना, तो अंदर से कोई भावना आपकी निकल, बड़ा खतरनाक हो जाता है ना। अब भावना बोलो, वो भावना कहती सर क्या हुआ, भावना बात कर रही थी किसी से, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। तो कहानी क्या है कि भैया ये कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है,
और वी आर द प्रोफेशनल CA CS एडवोकेट्स, ये सब लोग भी क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये हम लोगों की ड्यूटी नहीं है कि हम लोग सोचें ऐसा होना चाहिए तो ऐसा कर देते हैं, या किसी वर्ड को स्ट्रेच करने की कोशिश करें जबकि वो जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी पार्क में गए तो भाई कई लोग क्या कर डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाई तुम उनको देख के ओ भाई इसने क्या कर दिया, चल मैं भी करती हूँ। तुम करने गए ना तो कुछ और हो जाएगा, आगे बात समझ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वहां पे। वो भाई डेली का काम है उसका, ठीक है। ये 5वां पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? तो आपको लॉ को कहीं पे भी स्ट्रेच नहीं करना, खींचना नहीं उसको, और कहीं पे भी कुछ ये मत नहीं सोचना यहां पे कुछ आना चाहिए या यहां पे लॉ मेकर से गलती होगी। तू कौन है, गलती हो गई, जो लिखा है वो समझ, गलती हो गई ये क्या मतलब? तो कोर्ट कभी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना। नथिंग शैल बी एडेड और टेकन अवे, समझ गए होंगे। कुछ भी स्टैच्यूट से, स्टैच्यूट बार बार आता है मतलब लॉ, मतलब एक्ट। जो एक्ट पढ़ रहे हैं कुछ भी अपने आप से ऐड नहीं करेंगे और कुछ भी उसमें से ऐड नहीं करेंगे और हटाएंगे नहीं, ना ऐड करें ना कुछ हटाएं। नहीं सर मेरा मन कर रहा है इसके अंदर कुछ ऐड करने का, तेरा मन अपने पास रख। अनलेस देयर इज ए एडुकेट ग्राउंड, आपके पास एक ग्राउंड होना चाहिए कि आप जस्टिफाई कर पाओ लेजिस्लेचर को, लॉ मेकर को, इंटेंडेड समथिंग नॉट स्पेसिफाइड, कि कुछ ऐसा है जो तुम लिखते हुए भूल गए हो असली में, तो वो आपको मतलब हाँ रीजन देना पड़ेगा, सॉलिड रीजन। जैसे हुआ था आपका 185 186 कंपनीज एक्ट के सेक्शन में कि डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, फिर दूसरी कहानी अलग लिखी थी। अब लॉ मेकर ने ये दोनों सेक्शन एक बना दिए, वो मिस्टेक हो गई थी भाई, लॉ मेकर है ना। आपको पता है जब ये लॉ बनता है, जैसे पूरा कंपनीज एक्ट बना तो एक आदमी ने नहीं बनाया, किसी ने डायरेक्टर का एक सेक्शन बना दिया, किसी ने एक पार्ट बना दिया डिविडेंड का, किसी ने कुछ पार्ट बना दिया, ऐसी GST में। तो कुछ जैसे ये हमारी पूरी किताब बनी इंस्टीट्यूट की ICSI की, तो आपको लग रहा है एक ही आदमी ने पूरी किताब लिख डाली, नहीं, एक बंदे को बोल दिया प्रोफेशनल, मैंने इसके पैसे भी बताए थे, अभी ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो अनएथिकल चीजें होती हैं। तो उसको बोल दिया भाई तू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट बना, तू लिमिटेशन बना, तू ये वाला बना, तू ये वाला बना। आप बताओ जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, अगर इस तरीके से मॉड्यूल बना दिया जाए तो भाई साहब मतलब मैं कह रहा हूँ 50% तो काम हो गया स्टूडेंट का, फिर तो बस उसे पढ़ना है और चीजों को समझना है। आ गई बात समझ में? कहानी कुछ समझ में आ रही है? जैसे CA का मॉड्यूल बनता है तो भाई CA के मॉड्यूल वाले तो क्या करते हैं, पूरा प्रोफेशनली हायर करते हैं। अच्छा ये आदमी तो कैपिटल गेन देखता है, भाई तू कैपिटल गेन का बना। ये हाउस प्रॉपर्टी में डील करते तू हाउस। आपको पता है लोग ऐसे ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो बस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से डील करते हैं। ले भाई क्यों? उनके लिंक ही ऐसे जिनकी प्रॉपर्टीज में इनकम होती है। तो आप समझ रहे होंगे जो बंदा 20 साल से 25 30 साल से 35 साल से 40 साल से किसकी इनकम निकाल रहा है, प्रॉपर्टीज की इनकम निकाल रहा है, और उसी की रिटर्नें फाइल करवाता है, उसी की लिटिगेशन में जाता है, अपील में जाता है, जो भी कुछ होता है सब उससे रिलेटेड करता है, कितनी नॉलेज हो जाती होगी। हम यहाँ एक चैप्टर पढ़ लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी की जिंदगी निकल रही है हाउस प्रॉपर्टी में, तो वो चीजें भी हैं। Two interpretations are possible of a clause. One is merely mechanical and literal, and second one is emerged from the setting in which clause appear. The second is accepted. कह रहा है if two interpretations are possible, जब हम पढ़ते हैं तो सेक्शन लिखा होता है और सेक्शन के बाद क्या होते हैं, सब सेक्शन होते हैं। सेक्शन लिखा है, सब सेक्शन लिखा है, तो हम सब इन सारी चीजों को, सेक्शन को, सब सेक्शन को, क्लॉज को, सब क्लॉज को, उसके सब सेक्शन को जोड़ के पढ़ते हैं कि भाई सेक्शन जो भी है 123 सब सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट डिविडेंड, वो 120। आपको क्या ड्रामा है, आपको तो कंपनीज एक्ट के भी सेक्शन याद है। भाई मेरे को प्यार हो गया था सेक्शन से, इसलिए ICSI ने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। मैंने बताया था ना आपको, ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन हुआ था कंपनी लॉ को इसका, तो आपके सर को प्राइज मिल गया। उस टाइम पे तो 658 सेक्शन थे, तो क्या था, नंबर का शौक है ना।
अब मैं क्या करूं, पढ़ता हूं याद हो जाते हैं, मैं क्या करूं, मैं भूल जाऊं, ऐसे बोलूं मुझे ये सेक्शन भुला दो। अच्छा मैं भूल भी जाता हूं फिर भी याद हो जाता है। शौक, कॉलेज जाते थे बस नंबर, हाँ वो जैसे ट्रिक है, हाँ ट्रिक है, जैसे किसी का बर्थडे, अच्छा आज मैं गाड़ी से आते हुए ये सोचा तुम लोगों के बर्थडे नहीं आते क्या, किसी का आ रहा है बर्थडे, अच्छा सबके चले गए जून में, तो जून तो पेपर दे रहे होंगे, आपका भी जून में, अप्रैल में, गुड, चलो तो हैप्पी, मतलब वो इसलिए ये नहीं कि पार्टी लेनी है इनसे, बर्थडे विश करेंगे ना नालायक को, दुआएं देंगे इनको अपनी ओर से भी और भगवान की ओर से भी, कि इन्हें भगवान आगे लेके जाए और हमारे हर अच्छे काम पे हमारे साथ है, इनके साथ, बस सीधी सी बात है। तो मैं ऐसी ना चीज़ें सोचता रहता हूँ गाड़ी में आते हुए कई बार। हाँ मैं कहा था कि भाई हमने सेक्शन पढ़ा 123 कंपनीज एक्ट का, डिविडेंड का सेक्शन है, उसका सब सेक्शन 1 है, फिर सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3 है, तो सबको जोड़ के पढ़ेंगे ना एक साथ, या ये सोचेंगे सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 कुछ और कह रहा है, 2 में और कुछ कहानी है, 3 और कुछ ही है, सबको जोड़ के पढ़ेंगे। पर कई बार ऐसा हो सकता है बाई चांस कोई केस आ जाए कि भाई हर सब सेक्शन अलग कहानी कह रहा हो, तो वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमने पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिया, सर कहीं पे ऐसा हुआ, तो जब तक आप लॉ नहीं पढ़ पाओगे, जब तक मैं कैसे बता पाऊंगा कि देखो वहां ऐसा होता है। ये तो जब हम लॉ पढ़ रहे होंगे तब आप कहोगे सर यहाँ कौन सी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, फिर बताऊंगा देखो यहाँ ना लिटरल नहीं चल रही, यहाँ ये वाली चल रही है, तो वो आपको बताया जाए। तो if two interpretations are possible of a clause, one is merely mechanical and literal, mechanical मतलब समझ गए ना, and second one is emerged from the setting in the which the clause is appear। तो अगर two interpretations are possible, एक clause आपने पढ़ा उसकी 2 interpretation possible हो रही है, एक interpretation आपने की, फिर आपने उसके बाद दूसरी इंटरप्रिटेशन की, एक इंटरप्रिटेशन की आपने सबसेक्शन 1 की, और फिर आपने सबसेक्शन 2 पढ़ा, उसकी कुछ और इंटरप्रिटेशन आ रही है। पर पहले ही ऐसा मत करो, पहले उन सबको क्या है एक साथ जोड़ने की कोशिश करो कि भैया ये सब कनेक्टिविटी में, फिर भी लगता है अलग है, फिर जाके लिटरल को मतलब कब छोड़ना है, जब हमें लगे कि ये डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ कर रहा है, या इस सबसेक्शन का और नीचे वाले सबसेक्शन में एम्बिग्यूटी आ रही है, समझ गए, क्लियर नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट लग रहा है कुछ, तो जाके आएंगे। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने, वर्ड्स ऑफ द स्टैच्यूट शैल बी कंसीडर इन दियर पॉपुलर मीनिंग एंड नॉट इन दियर टेक्निकल मीनिंग। तो जो पॉपुलर मीनिंग है भाई वही लें, टेक्निकल मीनिंग में ना जाएं, टेक्निकल मीनिंग के अंदर ना जाएं। आगे जी बात समझ में। तो मैं ये सोच रहा हूँ आप भी क्लास में बैठ के क्या लिखते रहोगे, मैं व्हाट्सएप तो कर दूंगा ग्रुप में, पर भाई लिखना पड़ेगा जाके। पर ये सोचो आप 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने अब ड्राफ्टिंग बताई, और उसके बाद आप इस तरीके से लिख के आओ। अच्छा ये मत लिख के आना कि स्टैच्यूट इक्वल टू लॉ और एक्ट, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक रहेगा है ना, घर जाके लिख लोगे। अब तुम इसे लिखो 10 मिनट तुम्हें लगेंगे, वो हाँ व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अगला चलते हैं, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने नोट्स दे दिए बस यही पढ़ना है, कहानी खत्म। अगला पढ़ते हैं। अगला क्या आ गया, रूल ऑफ रीजनेबल। अच्छा मैक्सिमम याद रखना है, कहां कहां यूज हो रहा है वो याद करना है भाई। अगला आ गया रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, ये रूल आ गया जी, रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। अब देखो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेज छोड़ दो, वो देख लो आप 2 पेज छोड़ने पड़ेंगे आपको, अगले उसमें हेडिंग डालो, या आपको लग रहा है आप एक ही पेज में लिख लोगे तो वो आपकी मर्जी है। अगली हेडिंग डाल लो नंबर 2, और नंबर 2 क्या है, रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन बोल लो, और इसको क्या बोलते हैं,
इसका एक मैक्सिमम यूज हो रहा है यूटेरस, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखना, मतलब कि जब आप रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करें तो उसका सेंसेबल मीनिंग निकालें, है ना, नॉनसेंस मीनिंग ना निकालें, सेंसेबल मीनिंग निकलना चाहिए। बाकी वो पीछे से तो आप लिख ही लोगे। ओके, हेलो, चलो, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, जैसे मैंने उसमें लिखे थे पॉइंट, तो इसके अंदर इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या आ रहा है, ऑर्डिनरी मीनिंग इज अब्सर्ड। तो ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है, अब्सर्ड है, मतलब वही अगेन अनक्लियर है। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, कोई चीज आपको क्या हो रही है, अनक्लियर हो रही है। नहीं, एब्सर्ड का मीनिंग होगा अनक्लियर नहीं, सॉरी, इलॉजिकल, कि वो चीज क्या हो रही है, इलॉजिकल है, इनकंसिस्टेंट है या इनकम्प्लीट है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एब्सर्ड का मतलब क्या है, इलॉजिकल है, इलॉजिकल है, या क्या बोला, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है कोई चीज। आपने लॉ पढ़ा, लॉ पढ़ के क्या लगा कि यार ये तो मैं इनकम्प्लीट पढ़ रहा हूं, इसका तो मीनिंग ही निकल के नहीं आ रहा, जो मैं पढ़ रहा हूं इससे तो मीनिंग निकल के आ ही नहीं रहा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब मीनिंग निकल के नहीं आ रहा तो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करनी होगी। क्या करनी होगी, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। जब भी लॉ पढ़ते हैं तो पहली इंटरप्रिटेशन हमेशा कौन सी होती है, लिटरल। सबसे पहले जब भी लॉ पढ़ो तो सिंपल जो लिखा है बस उसी को समझो। लिखा है भाई प्रॉक्सी नहीं बोल सकता मीटिंग के अंदर, तो इसका मतलब कि वो नहीं बोल सकता। प्रॉक्सी लिख के दे रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, ऐसे काम करने लग गया, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, भाई तू लिख के भी नहीं दे सकता, तुझे लिखना भी मना है। मैंने कहा मोबाइल यूज मत करना क्लास में, क्या समझोगे कि क्लास में मोबाइल यूज नहीं करना है। मैंने बोल दिया प्रोहिबिशन लगा दी मोबाइल के लिए, तो इसका मतलब मोबाइल लाना ही नहीं है क्लास में, बाहर नीचे जमा करा के आओ। प्रोहिबिट कर दिया ना, प्रोहिबिट का मतलब तो फिर तुम ला भी नहीं सकते। मैंने बोला बस मोबाइल यूज नहीं करना है, तो तुम लिटरल इंटरप्रिटेशन करोगे कि सर क्लास में यूज नहीं करना है, मैं प्रोहिबिट है मोबाइल, रीजनेबल आ गई भाई, क्लास में भी नहीं लाना। यूज ना करने का मतलब क्लास में भी नहीं लाना, सर ने प्रोहिबिशन लगा रखी है, प्रोहिबिट किया हुआ है ये। इससे एक चीज बात याद आ रही है, हाँ, कंपनी सेक्टर में लिखा हुआ है कि कोई अगर डिपॉजिट्स लेते हैं हम पब्लिक से और डिफॉल्ट करते हैं, तो पहले वो डिफॉल्ट गुड किया जाएगा, तो जाके आगे क्या है, डिपॉजिट्स ले सकते हैं। अगर कोई आपने पब्लिक डिपॉजिट लिया है, वो डिफॉल्ट गुड करोगे तो जाके आगे दोबारा से पब्लिक डिपॉजिट मांग पाओगे। मतलब एक डिफॉल्ट सब्स्टिट्यूट चल रहा है और आप कह रहे हो पब्लिक से फिर पैसा मांगने जा रहे हैं, नहीं। डिवेंचर में डिफॉल्ट हो गया, डिवेंचर होल्डर को रीपेमेंट नहीं किया आपने टाइम से, तो उसके लिए प्रोहिबिट नहीं है कि आप न्यू डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। मतलब कहानी समझ रहे कुछ, कि लॉ जो लिखा हुआ है ना, कहता है अच्छा लॉ मेकर, मतलब कि अच्छा कहेंगे कि एक्सपर्ट बंदा इंटरप्रिटेशन करने वाला वही है जिसको पूरे लॉ में जो लिखा है वो तो पता ही है, जो नहीं लिखा वो भी उसे पता है। What is written in the law, it is important, but what is not written in the law, it is more important. Yes or no? उसी से तो लूपहोल निकलता है। जो लिखा है वो तो सारी दुनिया जानती है, जो लिखा नहीं है उसी के तो लूपहोल है, और उसी के लिए हमें पैसे दिए जाते हैं। आगे जी बात समझ में कोई डाउट है,
मेरे पास बताने लायक बहुत सारी चीज़ें, पर मैं थोड़ा कंसाइज ही रहूँगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बता दूँ, उससे कोई मतलब नहीं। पहला वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं रीजनेबल इंटरप्रिटेशन में कब आऊँगा, जब मैंने लॉ पढ़ा इनकम्प्लीट नज़र आया, पढ़ के मीनिंग ही क्लियर नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बोला 24 बी की इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इंटरप्रिटेशन करो, आपने भी तो इंटरप्रिटेशन की, मैं भी तो इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, पर आपकी इंटरप्रिटेशन इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि वो आप उसके अंदर उसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे जो लॉ मेकर कहना चाहता है। आ गई बात समझ में? तो क्या कहीं जगह ऐसा होता है कि आप लोग भी इंटरप्रिटेशन कर लेते हो? यस, कहीं जगह इतना सिंपल होता है आप लोग भी इंटरप्रिटेशन कर ले, पर कहीं जगह ऐसा होता है कि आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते क्योंकि वो स्किल अभी डेवलप नहीं हुआ है। ये छोटा बच्चा होता है सारे वर्ड नहीं बोल पाता, पापा कह दिया, मम्मी कह दिया, पर कुछ ऐसा मामी कहना है, मौसी, वो बोल ही नहीं पा रहा है भाई। और डेली मौसी का फोन आ जाए या वो घर पे आ जाए, वो कहे जी बोल, वो बोले ही ना, वो कहे ये बोलता ही नहीं है यार। और ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है जी। अच्छा, आप में से कोई है जिसके साथ मतलब आज भी कोई ऐसे वर्ड हो जो आप नहीं बोल पाते, मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाती? मेरे साथ तो है, अभी भी ऐसा हो जाता है ना। वो असली में क्या है, बचपन का है। अब पेरेंट्स की गलती नहीं कहेंगे भाई, वो इन्वायरमेंट होता है हर चीज का। एक बार बताओ, हम कहते हैं आर्मी के ब्लैक कमांडो होते हैं, सुना है ब्लैक कमांडो? तो मेरा भाई ब्लैक कमांडो में ही। अब भाई साहब वो इतनी फुर्ती, ये वो भाई वो डेली वो काम कर रहे हैं यार। 5 किलोमीटर की तो रनिंग नॉर्मल होती है डेली, नॉर्मल। मैं 5 किलोमीटर वॉक नहीं कर सकता बंदा, 2 किलोमीटर कर लूँगा, 2.5 कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कर लेगा, उसके बाद बोल जाएगा 2 घंटे ना रेस्ट होगा और बहुत थक के आ गए और वहाँ क्या होगा, काम स्टार्ट होगा क्योंकि बॉडी वार्म हो गई भाई साहब। यहाँ हमारे साथ, जैसे आप में से कहीं गए ना वैष्णो देवी, कौन गया? चलो जो लोग गए वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं भाई साहब, पहले तो बड़े जोश में जो भी है, फिर थकावट हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है भाई। जो देखा हुआ घोड़े वाले वो खच्चर लेके जा रहे हैं, वो काम है भाई, वो कोई थक ही नहीं रहे। और जैसे खच्चर चल रहा है वो भी उसी स्पीड से, घोड़ा चल रहा है वो भी उसी स्पीड से भाई। और सामान भी ले लें वो अगर अपने में, तो भी नहीं कोई दिक्कत उनको, हैबिचुअल हो गए उस चीज के। तो पहला क्या लिखा आपने? ऑर्डिनरी मीनिंग इज एब्सर्ड। ब्रैकेट में क्या लिखा? इनकम्प्लीट है, इलॉजिकल है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? लिखें, मैं भी लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। तो दूसरी हमारे पास आ गई रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। इसको लॉजिकल भी बोलते हैं, लिख लेना, इसको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। आई का मतलब इंटरप्रिटेशन। कई बार होता है एग्जाम में आ जाता है, भाई बताओ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, और टीचर ने कराया ही नहीं, फिर मैं दिखाऊंगा देख मैंने कराया है। तो पहला पॉइंट तो आपने लिखा, ऑर्डिनरी मीनिंग इज एब्सर्ड। उसमें लिखेंगे इफ द लेटर ऑफ द लॉ, if the letter of the law is logically defective on account of ambiguity, inconsistency, or incompleteness, the interpretation must be according to the purpose, comma policy, comma object and spirit of the law. Spirit of the law.
तो अगर एम्बिग्विटी नज़र आ रही है, इनकंसिस्टेंसी है, इनकम्प्लीटनेस नज़र आ रही है, तो जिस स्पिरिट में वो लॉ लिखा है लॉ मेकर ने, वही मतलब जिस भावना के साथ उसने लिखा है उसी भावना के साथ आपको समझना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। लिख लिया सभी ने? देख रहे हो ऐसे नोट्स बन जाएंगे ना इस चैप्टर के, ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन पक्का आता है, ये कोई ना कोई रूल पक्का आ जाएगा। प्राइमरी में से सेकेंडरी में से डैम श्योर कोई पेपर दिखा दो आप, या तो प्राइमरी में से या तो सेकेंडरी में से, आना है तो आना है भाई, पक्के करके जाएं मार्क्स अपने, छोड़े क्यों फिर। दूसरा क्या है, नैरो इंटरप्रिटेशन फेल्स टू अचीव द पर्पस, यस और नो। अगर नैरो इंटरप्रिटेशन क्या कर रही है, फेल हो रही है। नैरो का मतलब समझ गए ना, कौन सी इंटरप्रिटेशन है, लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल हो गई। अब मुझे बता, लिटरल फेल होती है तो हम कौन सी लगाने जाते हैं, लॉजिकल रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लगाने जाते हैं। वो फेल होगी तो बताएंगे ना आपको कौन सी लगाओगे, बताएंगे आपको। तो नॉर्मल इंटरप्रिटेशन फेल्स टू अचीव द, हाँ जी, फेल टू अचीव द पर्पस। देखो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप लोग, सेकंड पॉइंट था ना ये, तो इसमें लिखेंगे, वो लाइन तो आपने लिख ही लिया, उसके आगे ऐसे करके आराम से सेमी कॉलन बना के, इफ लिटरल interpretation, if literal interpretation is unambiguous, narrow interpretation failed to achieve the purpose. और क्या, ये इसके अंदर ही पॉइंट बन जाएंगे। ए बी में क्या लिखेंगे, इफ लिटरल इंटरप्रिटेशन इज एब्सर्ड और अनरीजनेबल रिजल्ट कॉमा नॉन सेंसेबल मीनिंग, नॉन सेंसेबल मीनिंग। आप लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, एब्सर्ड हो रहा था, मतलब इलॉजिकल हो रहा था, इनकम्प्लीट मीनिंग आ रहा था, अनरीजनेबल रिजल्ट निकल रहा था, रिजल्ट सही नहीं आ रहा था, सेंसेबल ही नहीं बन रहा, नॉन सेंसेबल मीनिंग आ रहा है उसका, वो सेंसेबल ही नहीं बन रहा, नॉन सेंसेबल मीनिंग आ रहा है। चौथा पॉइंट आएगा, तीसरा है, चौथा है, तीसरा है, सॉरी, तीसरा है, इफ लिटरल इंटरप्रिटेशन डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। लिटरल इंटरप्रिटेशन, इफ लिटरल इंटरप्रिटेशन इज डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। If literal interpretation is defeat the object of the legislature.
अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या कर रही है, डिफीट कर रही है, क्या डिफीट कर रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, तो क्या करेंगे, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाएंगे। डी लिखो, डी में क्या आएगा, इफ द ऑर्डिनरी मीनिंग फेल्स टू अचीव, इफ द ऑर्डिनरी मीनिंग फेल्स टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, इफ द ऑर्डिनरी मीनिंग फेल्स टू अचीव the object of the law, object of the law, comma, the court may modify the meaning, the court may modify the meaning of the words and modify the meaning of the words and एक मिनट, एंड में बता रहे हैं आपको, ये रीजनेबल वाला ये रहा ना, ये देखो ये यहां से बता रहा हूं कोर्ट वाला, एक मिनट अभी बताता हूं कहां से है, ये देखना, ये रीजनेबल में ही है ना ये, हाँ कहीं बाई चांस गलत, कोर्ट कैन डिमांड, एक मिनट, हाँ ये रहा वो, ये देखो, हाँ क्या लिखा है, मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड, ये रहा, इवन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, मिला? बता देता हूं कहां पे, ये वाली लाइन है, ये लिख लेनी है, इवन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, लिख लिया? देखो समझा देता हूं सारा। सबसे पहले तो क्या बोला उसने, जब सबसे पहले आपने बात की इसकी, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि रीजनेबल इंटरप्रिटेशन में क्या है, ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है, एब्सर्ट है, इनकम्प्लीट हो रहा है, पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, नैरो इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, फेल टू अचीव द पर्पस, नैरो इंटरप्रिटेशन करने से हमारा जो पर्पस है वो अचीव नहीं हो पा रहा, यही कहानी हुई। फिर हमने उसके बाद बोला इफ द लिटरल इंटरप्रिटेशन इज अनएम्बिगुअस, एब्सर्ट, अनरिजल्ट, नॉन सेंसेबल, मीनिंग आ रहा है, सेंसेबल तो मीनिंग आ ही नहीं रहा, और डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। फिर हम कोर्ट के बारे में आए, और कोर्ट के लिए हमने लिखा कि अगर ऑर्डिनरी मीनिंग फेल हो गया तो कोर्ट चाहे तो मॉडिफाई कर सकता है वर्ड्स को, सेंटेंस वही रहेंगे पर वो उसके मीनिंग को मॉडिफाई, जैसे और लिखा है, लिखा गया है और, हमने उसे क्या बना दिया, एंड बना दिया। या लिखा हुआ है कि ये चीज ना ऑप्शनल है, जैसे आप लोग पढ़ोगे सिक्योरिटी लॉ में पढ़ोगे ये चीज, कि जब कंपनी क्या करती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है, आपने सुना होगा स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट, तो वो सिक्योरिटी लॉ के अंदर भी है। अच्छा, मैं सेक्शन इसलिए बोलता हूँ, सही रहता है बोलने में, वरना मैं सेक्शन, मैं कई बार सोचता था बच्चे मेरे पास, सर सेक्शन मत बोला करो, अगर कंफ्यूज आते, कंफ्यूज तो सर उससे सेक्शन बोल दिया, तो मैं नालायक, कंफ्यूज अभी हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो, तुझे भी आदत लग जाएगी सेक्शन में बात करने की। हमें क्या होता है, जहां हमें दिक्कत आती है ना, हम वो काम छोड़ देते हैं, हमें ये नहीं पता वो काम करना है हमें, उसके अंदर परफेक्शन लेके आनी, तभी तो हमें वही वाली बात, शॉर्ट एनालिसिस, भाई स्ट्रेंथ को तो और बढ़ा दो, वीकनेस को तो कन्वर्ट करो, पता है ना शॉर्ट एनालिसिस, पता है?
SWOT बेटा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। लाइफ में इसको यूज करना। मेरा काम यहाँ पे आके ये थोड़ी ना बस तुम्हें पढ़ाना है, ये चीजें भी तो बतानी लाइफ में। क्या हमें वीकनेस के ऊपर या जिन चीजों से डर लगता है उन चीजों, अब आप समझे मैं लाइफ में क्या मैं कह रहा था डॉगी से तो मैं भी डरता हूं, पर अब नहीं है कोई डर। वो लाइफ ही क्या कि मैंने पूरी लाइफ निकाल दी, मेरा बुढ़ापा आ गया और मैं कह रहा हूं मेरे को गाड़ी ना चलानी आज भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? मुझे डर लगता था ट्रैफिक से। तो क्या मैं रोड पे जाता नहीं था? मैं खुद ड्राइव करके नहीं जाता था। अब मेरे को आती है ड्राइव, कोई वो नहीं है मेरे को। 80,000 तो मैंने अपनी गाड़ी सिंगल ही चला ली, 80,000 4 साल के अंदर, ठीक है ना। तो आप सोचो कितनी चला ली होगी भाई, पागलों की तरह बिल्कुल एकदम, ठीक है। असली में क्या, दूसरों को भी मैं ही सिखाता हूं अपने घर में, गाड़ी सीखनी आ जा, क्योंकि जिसके पास सीखने जाएगा मुझे पता है क्या सिखाएगा वो, वही वाली कहानी। एस का हो गया स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, और टी का मतलब थ्रेट, ठीक है। अच्छा हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि भैया ये सब चीजें क्या हो गई, फेल हो गई। मतलब नैरो इंटरप्रिटेशन फेल टू अचीव द पर्पस। अगर वो पर्पस ही क्या कर रही है हमारा, फेल कर रही है, वो पर्पस हमारा क्या कर रही है, फेल कर रही है। जैसे एक कहानी आई थी हमारी क्लास में, गिफ्ट की कहानी आई थी। लॉ में लिखा हुआ है गिफ्ट कि टैक्स में लिखा हुआ है सेक्शन 56(2)(10) के अंदर लिखा हुआ। अब देखो मैं फिर सेक्शन बोल दिया, मेरे को कोई चीज समझानी हो पहले सेक्शन पहले बोल दो। तो सेक्शन में लिखा हुआ है 56(2)(10) के अंदर लिखा हुआ क्या कि अगर आप अपने रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं बस, रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं, मैरिज के अंदर गिफ्ट लेते हैं, किस में लिया है, ओकेशन ऑफ मैरिज है, बर्थडे पार्टी है भाई साहब, तो कहते हैं कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगता। पर अगर क्या हुआ कि कोई मैरिज का ओकेशन नहीं है, आपने कैश में गिफ्ट दे दिया, आपके चाचा जी ने, ले 2 लाख रुपए ऐश कर, चाचा बड़े खुश आपके, मतलब आप बड़े खुश, भाई चाचा हमारे 2 लाख रुपए दी कैश, ऐश करो। तो भाई गिफ्ट की बात थी ना, और हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे थे कि गिफ्ट कैश में होता है या काइंड में। हम लोग कह रहे थे कैश भी होता है, काइंड भी होता है, यस और नो, दोनों होता है। लॉ पढ़ा हमने, लॉ में लिखा हुआ है गिफ्ट, हम क्या समझे, हम यही समझेंगे कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर हमें उसकी रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी रीजनेबल इंटरप्रिटेशन? क्योंकि जब हमने उसके अंदर जाके पढ़ा तो कहीं पे लिखा था गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है, कहीं पे लिखा था टैक्स लग जाएगा। तो भाई देखना पड़ेगा ना कहाँ टैक्स लग रहा है, क्या हो रहा है। तो एक हाँ, तो एक मतलब क्या है कि जो वर्ड्स लिखे हैं केवल उनको पढ़ के काम नहीं चलेगा, अब उसकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उसके पीछे जाना पड़ेगा। रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आपको करनी होगी। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे कुछ स्टार मार्क किए हैं, वो आप भी अपने मॉड्यूल के अंदर स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि वो चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये यूटेरस, ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग आपको पता ही है, ठीक है। तो और इसका मीनिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, गिव अ सेंसेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यस और नो। सेंसेबल मीनिंग ले वर्ड्स का, उसके बाद इसमें स्टार मार्क कर लो। और श्वेता इसे पढ़ दो प्लीज, जिससे कि मैं इनको समझा पाऊं ये कहना क्या चाहता है। कॉन्ट्राडिक्शन, देखो क्या हो रहा है, कह रहा है इट इज ओनली द लैंग्वेज ऑफ अ स्टैचूट। एक लैंग्वेज है स्टैचूट की, ठीक है। ऑर्डिनरी मीनिंग है, ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल आपको बताया ना, ऑर्डिनरी तो जो डिक्शनरी मीनिंग है, ऑर्डिनरी मीनिंग मीन्स डिक्शनरी मीनिंग। ग्रामेटिकल मतलब और लिखा है, एंड लिखा है, एंड लिखा है जोड़ के पढ़ेंगे, और लिखा है तोड़ के पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे,
लीड्स टू मैनिफेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन। क्या कभी ऐसा होता है आपस में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप लॉ पढ़ो, ठीक है, एक सेक्शन आपने पढ़ा, दूसरा सेक्शन आपने पढ़ा, आपको लगा भाई इन दोनों में तो लड़ाई हो रही है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, कर आप ही रहे हो इंटरप्रिटेशन, पर वो एक सेक्शन पढ़ते हो, दूसरा सेक्शन पढ़ते हो, मतलब जैसे पूरा कंपनीज एक्ट है 470 सेक्शन है, आपने देखा 2 सेक्शन आपस में क्या है, लड़ रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। अब मैंने पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया, मैं कोई बात होती है उसको लिंक कर देता हूं वहां से, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है पूरा, तो मैं लिंक कर पा रहा हूं। जैसे आप पढ़ लोगे आप भी लिंक करोगे, तो कई बार आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ जाएगी, अरे सैलरी में पढ़ा था ऐसा कुछ, यहां ऐसे कैसे हो रहा है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपस में क्या आ जाए, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाए, इनकन्वीनियंस आ जाए, यस और नो, क्या आ जाए, इनकन्वीनियंस आ जाए, एब्सर्डिटी हो जाए। एब्सर्डिटी मतलब समझ गए ना भाई। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है यहां पे, उसके बाद हाँ, हार्डशिप ऑफ इनजस्टिस, मतलब कि कोर्ट अगर अपना डिसीजन दे दे उस चीज को इंटरप्रेट करके, तो वो इनजस्टिस हो जाए, किसी के साथ गलत हो जाए। और लॉ में एक लैंग्वेज बोली जाती है, 100 गुनहगार माफ है पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, समझ गए। लिखने को यहां पे हार्डशिप ऑफ इनजस्टिस, मतलब किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। क्या क्या मुझे बताओ, लेजिस्लेचर की कोई ऐसी इंटेंशन होती है? नो। तो क्या अगर ये सब हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रही है, एब्सर्डिटी पैदा हो रही है, हार्डशिप ऑफ इनजस्टिस हो रहा है, क्या मुझे बताओ उस केस में हम न्यू कंस्ट्रक्शन, इसको लिख लेना, कंस्ट्रक्शन लिखा है ना, आप लिख लेना न्यू कंस्ट्रक्शन कर सकते नहीं कर सकते, उस चीज को मॉडिफाई कर सकते ही नहीं कर सकते। तो आंसर इज यस, हम लोग उस चीज को क्या कर सकते हैं, फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे हमें मॉडिफाई करने का कोई राइट नहीं है, पर मान लो क्या हो रहा है, बेगुनहगार को सजा मिलने वाली है, फिर तो गलत हो रहा है ना, हार्डशिप ऑफ इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ, फिर तो करना पड़ेगा। समझ गए, एक सॉलिड रीजन देंगे भाई। अगला ये पैरा भी छाप के आएंगे एग्जाम के अंदर, कोर्ट कैन डिपार्ट फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये तो हम बात ही कर रहे हैं, कोर्ट कह रहा है बाहर में गया डिक्शनरी मीनिंग, डिपार्ट मतलब बाहर में गया वो डिक्शनरी मीनिंग, एंड गिव द मीनिंग विच विल बी एडवांस, जो क्या दे, रेमेडी दे उस, एंड सप्रेस द मिसचीफ प्रोवाइडेड द कोर्ट डज नॉट हैव द कंजक्शन और सबमाइट्स। मतलब कहानी सीधी और सिंपल सी क्या है कि अगर कोई मिसचीफ हो रहा है, उस वजह से क्या हो रहा था, रेमेडी नहीं मिल पा रही थी, तो भैया हमें तो ऐसा करना है, उस मिसचीफ को हटाना है, उसको रिमूव करना है लॉ से, ठीक है जी। क्योंकि लॉ मेकर की असली में ऐसी इंटेंशन नहीं है। कह रहा है, आगे कह रहा है ना, देखो एक ये कन्वर सिंह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में केस भी हुआ है, ये कह रहा है अ कंस्ट्रक्शन विल बी एडॉप्टेड इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। ये बार बार नहीं आ रहा कि कंस्ट्रक्शन कैसे करनी होती है, मैंने पहली लाइन लिखवाई थी, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, स्पिरिट ऑफ लॉ। अब मैं ये बोल रहा हूं, लिख रहे हो, एग्जाम में क्या होगा, लिख पाओगे, वरना क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ याद रहेगा, बस स्पिरिट ऑफ लॉ याद रहेगा। अब पॉलिसी भी है, ऑब्जेक्ट भी है, स्पिरिट ऑफ लॉ भी याद। टू मेक डिस्कवर इंटेंशन, क्या लॉ मेकर की भावना को जानना पड़ेगा कि एक्चुअल एक्सप्रेशन चाहता क्या था लॉ मेकर, क्या उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, यस। क्योंकि पता लग रहा है जब लॉ मेकर ने वो लॉ लिखा था उस टाइम पे समाज ऐसा था, तो इसलिए ऐसा उसने लिखा था। आज समाज बदल गया है, तो क्या इंटरप्रिटेशन मॉडिफाई हो सकती है, यस। वो इंटरप्रिटेशन, पहले दहेज का जो तरीका था वो अलग था, है ना भाई, आज तरीके अलग हो गए हैं, पर भाई दहेज तो दहेज है। फिर पापा ने अपनी इच्छा से दिया, वो तो कहानी अलग हो गई ना भाई। एक बार बताओ, कौन सा ऐसा पापा हो गया जो अपनी इच्छा से देने के बाद बोल देगा जी मैंने तो दहेज दे दिया था। ऐसे कौन करने लग गया, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। आगे जी बात समझ में। अब जब तुमने मुंह फाड़ के मांग ही लिया है कि मैं CA हूँ, CS हूँ, MBA किया है, ये कर लिया, ज़्यादा नहीं बस अभी तो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, लड़की को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं लड़के की साइड से बता रहा हूँ ऐसे।
हाँ, तो मेरे हिसाब से ना, मैं बताऊं आपको, रियल लाइफ में बताता हूँ, क्योंकि देखो मैं तो मैरिड हूँ, रियल लाइफ में आपको बताऊँ, और मैं अभी मतलब अभी का मैरिड हूँ ना, मैं कोई 100 साल पुराना मैरिड थोड़ी ना हूँ। पैसा सेकेंडरी है भाई, आपका रिलेशन आप चला पाते हो नहीं चला पाते हो, ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट में। अब तो जिसकी लव मैरिज भी होती है ना बेटा, उसके भी डिवोर्स के केस आ जाते हैं। लो भाई, फिर मम्मी पापा ने कर ले मना किया था, कर ले मना किया था, ले अब पछता, चिड़िया चुग गई खेत या जो भी है, मतलब अब पछता ले। और उल्टे भी केस वही है, करवा दी अरेंज, हो गया डिवोर्स, बोला था नहीं करनी, करवा दी, पछताओ अब। ठीक है, तो आपके ऊपर है, जो मतलब मैं अपना बताऊं कि आपकी वो अंदर की सोच है कि आप किस तरीके से किस चीज को कैसे सोच पा रहे हैं। देखो आप बड़े हो गए हो, मतलब मैं अपनी वाइफ से सारी बातें करता हूँ नॉर्मल, और उसको ना कोई दिक्कत ना मुझे कोई प्रॉब्लम, और होना यही चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि मैं, हमारे साथ कोई लड़की पढ़ती थी, मान लो अब उसका 2 दिन पहले फोन आ गया, तो क्या फोन नहीं आ सकता मुझे किसी का? पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई वाइफ ऐसी हो, अरे फोन कैसे आ गया 10 साल पहले, इतने साल पहले, आज तुझे क्यों फोन कर रही है? ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है? और मैं अकेले कमरे में जाके बात कर रहा हूं, वो वाइफ दरवाजे कान लगा के, ले भाई ये क्या ड्रामा है। और कई लोगों ने तो ऐसे वो इन्वेस्टिगेट, मतलब वो कैम, मतलब बस पूरा मोबाइल ही हैक किया हुआ है हस्बैंड का। ले भाई, तू कदम भी कहीं रख रहा होगा ना, तो वो भी पता लग गया हमें, तूने कदम कहाँ रखे हैं। ये क्या ड्रामा है भाई, ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। इसलिए जब मतलब एक बता रहा हूं मैं छोटी लेवल की, अगर मैरिज हो तो भाई, अगर हो तो हर चीज क्लियर होनी चाहिए पहले। ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीजें तुम एक दिन में क्लियर कर लोगे, ऐसा तो होगा भी नहीं कि एक दिन में तुम सारी चीजें क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। कहानी समझ में आ गई, टाइम लगता है उन चीजों को क्लियर करने में। कई चीजें ऐसी होंगी जो तुम क्लियर कर भी नहीं पाए थे, बाद में पता लगेंगी, फिर क्या करोगे? आओ भाई अब तो बैठ जा लेके, ये क्या ड्रामा है। ठीक है जी, एक्सपीरियंस हो जाता है कईयों को, है ऐसा नहीं कहते। कईयों को मतलब क्या होता है, अभी वो भी मैरिड नहीं है, कईयों के मैरिड लाइफ देखी है, वहां से जरूरी नहीं है कि कोई चीज आपके साथ हो गई तो ही आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। उससे पहले कर ले रहे हो तो वो ज्यादा बेटर है, मेरा मतलब ऐसा सोचना है। जब होगा तब तो करोगे ही एक्सपीरियंस ना, तब तो आप ही के साथ हो रहा है ना, मतलब ठीक है ना। और कई बार ऑफिस में भी लोग ऐसे ही कर ले, दूसरे की लाइफ खोल देते पर्सनल। ले भाई ये क्या बातें हैं। मेरे अकॉर्डिंग ना आपको किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो कुछ भी करता हो भाई साहब। जब आपके सामने तब आप देखो ना बस, उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद बेटा कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कंसीडर दैट इंट्रालेक्स इज नॉट क्लियर। इंट्रालेक का मतलब क्या कि सर जब हम पढ़ रहे हैं तो एम्बिग्यूटी आ रही है, हमें एम्बिगुअस हो रहा है ना। इट मस्ट इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ, वो ये आ गया देखो, पॉलिसी, स्पिरिट ऑफ लॉ, मतलब कि रेशो ऑफ लॉ, रेशो लेक्स का मतलब समझे, लिखो वहां पे फिलॉसफी ऑफ द स्टैच्यूट। इंट्रालेक्स का मतलब था कि आपने जब पढ़ा तो एम्बिग्यूटी नजर आ गई, चीज एम्बिगुअस हो गई, इनकम्प्लीट नजर आने लगी आपको, और फिर आपने उसका रेशो लेक्स बनाया, मतलब आपने उस फिलॉसफी के साथ उस चीज को समझा जिस फिलॉसफी के साथ लेजिस्लेचर ने उस बात को लिखा था। तो किसी की बात को समझना है तो भाई उसकी फुटिंग में जाके उस बात को समझो। एक क्या चोरी चोर कर रहा है, मतलब चोरी कर ली उसने, ये कर लिया वो कर लिया, कोई तो रीजन होगा ना उसका, उसके पीछे। आप उसे कहो चल चोरी कर ली, ले 420 का केस, जा जेल, 7 साल जेल भेज दिया उसको। क्राइम कम करना है तो उससे पता करना पड़ेगा कि क्राइम किस वजह से बढ़ रहा है, वो चीजें कम करनी पड़ेंगी। सर वो किस वजह से बढ़ रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं थे, अरे हमें ऐसी जगह खोलनी पड़ेंगी जहां पे लोग आए, फ्री में खाना खा के जाएं, करना पड़ेगा ऐसा। एम्प्लॉयमेंट, कुछ ना कुछ तो काम दो। तो आजकल गांव में बहुत हो रहा है,
जैसे हमारे गांव में उत्तरांचल के बहुत हो रहा है, कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड दिखता है, आ भाई आ जा काम के लिए, काम करेगा 2 पैसे कमाएगा, हो जाएगा सब सही। और पहाड़ी इलाके में खर्चा किसी चीज़ का नहीं, सच्चाई है जो, रहने का कोई खर्चा नहीं भाई, बहुत जमीन सभी के पास, सब वहाँ मतलब बहुत ज़मीन है सबके, पहाड़ के पहाड़ हैं सबके पास, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। हाँ कोई मार्केट एरिया तो देखो वो कहानी अलग होती है ना भाई, वहाँ तो मार्केट रेट होता है। बाकी ये भी आरबीआई वर्सेस ये भी पीयरलेस, ये देखो ये भी लिख के आना है। क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट लुक्ड इन द कंटेंट्स ऑफ द एनैक्टमेंट विद द ग्लासेस ऑफ द स्टैचूट मेकर, लॉ मेकर। स्टैचूट मेकर मतलब लॉ मेकर। तुम भी वो चश्मे पहन लो, तुम भी वो ग्लास पहन लो जो किसने पहने हुए, लॉ मेकर ने पहने हुए। तो तुम्हें जब रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करनी है तो तुम्हें वो ही ग्लास पहनना पड़ेगा, प्रोवाइडेड बाय सच कंटेंट। आगे का लिखा है सेक्शन आ गया, सेक्शन होता है, क्लॉज होता है, फेसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, मेक टेक कलर एंड अपीयर डिफरेंट। अगर देखो आप वो गिलास हटा दोगे, अगर आप हटा दोगे उस गिलास को, तो आप उस कलर में नहीं पढ़ पाओगे जिस कलर में उसने लिखा है। आगे जी बात समझ में। विद दिस क्लास पढ़ लो आगे पूरा, वो ही कहानी है सेम। तो अगर आप वही ग्लास पहन के वही सेक्शन, वही सब सेक्शन, अच्छा यहाँ पे सेक्शन लिख सकते हो, सब सेक्शन लिख सकते हो, क्लॉस लिख सकते हो, सब क्लॉस लिख सकते हो, फेस लिख सकते हो, जो आपके मन में आए इसमें, वर्ड्स, ठीक है ना, ऑफ सेम कलर। मतलब जिस तरीके से वो लॉ मेकर सोच रहा है उन चीज़ों के लिए, हमें भी उसी तरीके से उन चीज़ों के लिए क्या करना है, सोचना है। रीजनेबल देखिए कितनी खतरनाक है इंटरप्रिटेशन, वही सब कुछ सोचना पड़ रहा है, वही चश्मे डाल के पहनने पड़ रहे हैं भाई साहब, जिस सोच के साथ, जिस फिलॉसफी के साथ, जिस कलर के साथ उसने वो चीज़ें सोची हैं, आपको भी उसके साथ सोचना पड़ेगा, वही काम आपको सब कुछ करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? और जो वो पॉइंट लिखवाए थे वो वाले आपको, कि अगर ऐसा हो जाए, डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ, एम्बिग्यूटी आ जाए, तो उसी केस में हम लोग क्या करते हैं, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करते हैं, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया, हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन। देखो ये 5 तो आज करके जाना ही है, चौथा है ना, और इसके बाद 5वां, ये 5 तो आज करके जाना ही है, 5 ही है ना ये प्राइमरी के अंदर। हाँ बस कर लेते हैं, बाकी ये बता दिया ना मैंने नोट्स कैसे बनाने हैं, समझ में आ गया। अब मैं ये सोच रहा था मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूं, मैंने कहा ये तो याद भी हो जाएगा, पढ़ के देखो एक बार, ये वाला पढ़ के देखो। अब ये मेरा फेवरेट है, क्या है, हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन, जब तालमेल के साथ पढ़ना। जैसे देखा कभी कोई बंदा बड़ा गुस्सा हो जाता है, आप में से किसी को गुस्सा आता है? सभी को। ऐसा कोई जिसको गुस्सा नहीं आता है? ऐसा कौन है? आता है ना। अच्छा आपका कैसे वाला गुस्सा है, मतलब एकदम से आने वाला है और फिर अपना आराम नॉर्मल, अपना भी ऐसी, तो वो तो एक हो जाता है ना ऐसे। अब बचपन से ऐसी 4 भाई थे मतलब हैं, तो मैं बड़ा, तो मतलब कोई कुछ कर दे तो हाँ भाई ऐसे कैसे, धाड़ ले। अब थोड़ी ना ऐसे करते कि कोई करते ले धाड़, ऐसे नहीं करते। अब पता लग गया किसी को हाथ नहीं मारते, तो बचपन छोटे भाई बहन तो करते रहते आपस में, तो हम भी करते थे, तुम भी करते होंगे। तो हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन, कभी तुमने भी किसी की पिटाई की होगी अपनी फैमिली में, ठीक है जी, फिर वो भी गया होगा रोता हुआ, मम्मी मम्मी, पापा पापा, लो जी मार दिया इसने।
तो हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि भैया तालमेल बिठाना है। तो कहानी वही है, जैसे एक मतलब लेमैन लैंग्वेज में बोला, किसी को गुस्सा आ गया तो बड़ा आदमी तो वो है जो भाई उसके गुस्से को एकदम से ठंडा करवा दे और बात मनवा ले भाई। उसे कहें भाई खतरनाक आदमी है, बताओ कि इतना गुस्सा आ रखा था, इसका गुस्सा भी शांत करवा दिया, ये मान भी गई, क्या बात है भाई साहब, क्या किया। कई लोग होते हैं ऐसे, कईयों के अंदर ऐसा तरीका होता है, कईयों के पास ऐसा होता ही नहीं। अच्छा, पर उसका क्या करोगे जो समझना ही नहीं चाहता? क्योंकि लाइफ में कई ऐसे भी लोग होते हैं, सुननी ही नहीं बात। हाँ, तो ये सही बात बोली, असली में उनको छोड़ दो, उनका आप पकड़ के रखोगे ना तो और सर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा करो, उसको छोड़ ही दो। वो कहे 4 दिन तक बात नहीं करनी, ठीक है भाई 10 दिन तक नहीं करेंगे, 4 क्या तू ले, अब महीने नहीं करनी तो ले साल नहीं करेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, तू ही थोड़ी ना रह गया है। आ गई बात समझ में? तो हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन करनी है भाई, हमें तालमेल मिला के पढ़ना है पूरे लॉ को। ऐसा ना हो कि आपने कुछ पढ़ा और उसकी वजह से किसी दूसरे सेक्शन का पर्पस डिफीट कर दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये मार्क करो, पहले इस पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर ये नंबर 2 ये पढ़ना है और ये नंबर 3, ये सीक्वेंस चलेगी। पेपर में भी ऐसे ही लिख के आना। अच्छा वैसे नहीं, पेपर में तो पता कैसे लिख के आना, पेपर में तो यही पहले लिख के आना। बोलो क्यों? वो गाइडलाइन आंसर आएगा, उसमें यही छापा हुआ होगा, वो पढ़ेगा, ओ भाई ये क्या है, कॉपी पेस्ट वाला आदमी आ गया। नंबर 2, इसको लैंग्वेज ये यूज करनी है JIGL में। आप अपनी लैंग्वेज नहीं लिख के आ सकते, जैसे मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूं मैं उसी के यूज कर रहा हूं, ये नहीं कि अपनी कहानी। चलो यहां से पढ़ो, पहले क्या लिखता है, वेयर एन इनएक्टमेंट देयर आर two provisions which cannot be reconciled with each other, they should be so interpreted that if possible effect may give to both. This is what is known as harmonized construction। देखा जाए तो मतलब तो यही बता रहा है harmonized construction का मतलब क्या है। harmonized construction का मतलब क्या है? enactment means act। enactment का मतलब ही क्या होता है? act है। एक्ट के क्या है? 2 प्रोविजन है, मतलब 2 सेक्शन है, कोई सा भी सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है, ठीक है ना, कोई सा भी ले लो, एक 188 है, एक कोई दूसरा सेक्शन है, विच कैन नॉट बी रिकनसाइल विथ ईच अदर। रिकनसाइल नहीं हो पा रहे आपस में, एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। वो कह रहा है दे शुड बी इंटरप्रेट, उनको इंटरप्रिटेशन करो, उनको पॉसिबल करो ना, उनको पॉसिबल करो कि दोनों का क्या है, इफेक्ट आ जाए, दोनों का इफेक्ट बना रहे। 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, कॉन्सिलेशन करो ना भाई, बातचीत करके उनका डिस्प्यूट सुलझाओ, उसे बोलते हैं कॉन्सिलेशन। हमारा एक चैप्टर है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी। तो कॉन्सिलेशन करवाने वाला आदमी भी बहुत बड़ा आदमी होता है एक तरीके से, 2 लोगों के झगड़ा सुलझा रहा है भाई साहब। अच्छा, सुलझाने वाला इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये नहीं कि भाई तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारा ही कोई बायस है, समझ गए ना, इन्हीं का कोई रिलेटिव है, बाद में पता लगा जानबूझ के ऐसा किया था, सुलझा दिया था झगड़ा, फेवरेबल तो इनके लिए था। तो इंडिपेंडेंट आदमी होना चाहिए। तो उसी तरीके से जब हम इंटरप्रिटेशन की, हमने 2 प्रोविजंस की, आपस में क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन आई, पर हमें क्या करना है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आने देनी और दोनों को क्या करना है, साथ में लेके चलना है। कौन से ऐसे, मतलब देखो मैं तो जो बात करता हूँ फ्रीली बात करता हूँ, कोई हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं होता जो मतलब आपस में कभी कोई डिस्कशन नहीं होती, कोई चीज़ मुद्दा नहीं बनती, मतलब हमेशा होता है ऐसा। पर एक चीज़ मुझे बताओ ना, क्या उन चीज़ों को लेके आप सब कुछ ख़त्म कर दोगे कि नहीं भैया ऐसा करोगे, मतलब पढ़ाना नहीं है तुझे, छोड़ दे पढ़ाई, पढ़ाना छोड़ दे। जैसे बीच में मेरे पापा ने बोल दिया छोड़ दे पढ़ाना, कहाँ लगा हुआ है, बहुत मेहनत है इसके अंदर। मेरे को देखते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो और मेहनत लगती है ना भाई, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाता था कि मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई, उनका पेपर है, फ्यूचर है। जैसे एक डॉक्टर है भाई, ट्रीटमेंट करना है, तो भाई भगवान हो तुम तो यार। तो मैं तो आज भी ऐसे ही करता हूँ। तो कई बार मेरी वाइफ भी पूछती है जिंदगी भर पढ़ते रहोगे? मैंने कहा हाँ, काम ही मेरा वो है, तो मैं तो जिंदगी भर पढ़ाई करूँगा, मेरे को अच्छा लगता है। जैसे मैं आज आ रहा था, तो आज मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मेरे को इसके बाद बहुत कहीं जाना है, गाजियाबाद जाना है, फिर पता नहीं कहाँ जाना है, फिर जाके घर पता नहीं पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, कल जाऊँगा, कुछ काम है फैमिली का। तो कह रहे आज बड़ी मतलब बिजी शेड्यूल है आपका, ऑफ कर देते या 2 क्लास ले ऐसे। मैं क्यों,
मेरे को तो मज़ा आता है। मैंने कहा आज तो चैप्टर भी बड़े इंटरेस्टिंग है जैसे कि हम कहीं पिकनिक में जा रहे हो, खेलने जा रहे हो भाई साहब, है ना। तो ये अंदर से ना एक इंटरेस्ट आता है कि यार आज का टॉपिक पढ़ा दिया ना इनको तो दिल खुश हो जाएगा, अंदर से एक खुशी मिलेगी कि आज इनको प्राइमरी रूल करवाए हैं 5, ठीक है, चौथे पे अभी बैठे हुए, समझे। अब मुझे फैमिली काम भी करूंगा, पढ़ाऊंगा भी, समझे। जबकि दिक्कत आ रही थी, आपस में ऐसा हो रहा था कि वो साथ में ना चल पाते, पर हमने ऐसा किया, मतलब जहां तक कोशिश की जाए करो। बिल्कुल ही हद मार गए आप तो कह रहे हो अब ये तो हो ही नहीं सकता आपसे, तो भाई फिर अगर नहीं हो पा रहा फिर तो क्या हो जाएगा, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को क्या कर देगा, ओवर रूल कर देगा। तो उसके लिए तो फिर वर्ड लिखा होना चाहिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। अब किसी सेक्शन में ये लिखा हुआ है ना, और ये लिख दिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, पूरा एक्ट भाड़ में गया। वो उस अकेले सेक्शन ने पूरे एक्ट के ऊपर अपना अंगत का पांव रख दिया, ले भाई, कि मैं हूं और मैं हूं और मैं आ गया आपके अंदर, समझ गए ना। कई बार हम सुनते हैं जो ज्यादा मैं करते रहते हैं उनकी बस मैं ही हो जाती है। आपको 80 लाने, आपको 70 लाने, जो लाने भाई अपना काम करो ना आप। कई बार बच्चा आता है, सर आप अपने, पहली क्लास होती है अपने, मैंने कहा भाई मैं अपने बारे में क्या चीजें डिस्क्लोज करूंगा तेरे को, जब मैं तेरे को पढ़ाऊंगा तू मेरे से पढ़ेगा, तेरा रिजल्ट आएगा, इसके लिए तो 6 महीने देने पड़ेंगे। या तो मैं तेरे को पास्ट में दिखाऊं, देख ये लड़की है, ये लड़का, इसने 80 लिए, मैं कह रहा हूं तो तुझे क्या मिला, उसने 80 लिए, तुझे पता उसने मेहनत की थी। समझ में तेरे ये आना चाहिए कि यार अब जो हमारा ये बैच आया है, हमें जो सर कंटेंट दे रहे हैं उससे हम, और मैं इसलिए हर चैप्टर वाइज आपको दिखा दे, ये चैप्टर खत्म हो आप स्कैनर खोल लेना, आपको देखने को मिलेगा हाँ सर ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। बस आप कहे गुड फेथ पे ना आप अब काम करने लग जाओ। कई बच्चे तो कह रहे सर हमने आंख में पट्टी लगा ली है, वो कौन था, वो किस में था वो जिसने पट्टी लगा रखी थी, हाँ सर हम तो वो बन गए बस, ठीक है। अब जो आप कह रहे सर बारिश हो रही, बाहर हो रही, सर ये पेपर में आएगा, सर आएगा, सर मुझे रट्टा मारना है, हाँ मारना है भाई तू मार। भाई समझने के बाद तो ये याद ही करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं नहीं ये लॉजिकल है, ये है भाई, है सब कुछ लॉजिकल, समझना है ये है, पर अल्टीमेटली कंक्लूजन ये जब तक याद नहीं करोगे, लिख के क्या खा खाओगे, लिखना जरूरी है। चलो जी, तो पहला वाला लिख के आ सकते हो, क्या लिखोगे, वेयर एन इनएक्टमेंट देयर आर 2 प्रोविजंस विच आर, आपस में लिख लो ना, विच कैन नॉट बी कंसाइल, विच कैन नॉट बी रिकंसाइल विच ईच अदर, है ना। ये वर्ड याद कर ले, रिकंसाइल नहीं हो पा रहे ईच अदर, तो हम क्या लिखेंगे, दे शुड बी इंटरप्रेट इन दिस वे, देन बोथ देम गिव द इफेक्ट, बोथ ऑफ देम गिव द इफेक्ट, दोनों क्या दे पाए, इफेक्ट दे पाए। दिस इज नोन एज रूल ऑफ हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन, है ना भाई। फिर उसके बाद ये वाले में आ जाओ, स्टैच्यूट मस्ट बी रीड एज अ होल एंड वन provision of the act should be constructed with reference to other provisions of the same act, और उसी कंसिस्टेंसी ऑफ इनएक्टमेंट के साथ अपने पढ़ना है एज अ होल। ये यहां तक कर लेना, मतलब यहां तक कर लेना, मतलब ये भी एक पॉइंट बन जाएगा, उसके बाद वाला अलग बना लेंगे। क्या लिख के आओगे, स्टैच्यूट मस्ट बी रीड एज अ होल, इधर देखो, स्टैच्यूट मस्ट बी रीड एज अ होल, वन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यही अब मैंने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया, वन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, हाँ जी, वन प्रोविजन ऑफ द एक्ट शुड बी इंटरप्रेटेड एज अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर नॉट रिकंसाइल। देखो अब मैंने ये वर्ड यूज कर लिया कि वो आपस में रिकंसाइल ना हो पाए, आपस में उनके झगड़े ना हो पाए भाई। हमें हार्मोनाइज, हम पढ़ क्या रहे हैं, हार्मोनाइज इंटरप्रिटेशन, मतलब 2 लोगों की लड़ाई सुलझाओ भाई, अब दोनों समझ जाए आपकी बात को। इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी देखो ऐसा दिया कि किसी के गुस्सा आ रखा है, आपने गुस्सा ठंडा करा दिया, समझे कुछ। ये लिख के आप आओगे, मतलब कि क्या आइसोलेशन में कोई सेक्शन पढ़ा जाएगा, आइसोलेशन समझते हो कि बस मैं हूं और कोई है ही नहीं, वो सेक्शन कह रहा है बस मैं ही हूं पूरे एक्ट में, भाई तू क्यों है, और भी तो सेक्शन है। तुझे हम ऐसे पढ़ेंगे कि पूरे एक्ट के अंदर जितने सेक्शन दिए हुए हैं, कोई भी ऐसा ना हो जो क्या हो जाए, जिसको तू कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, जिसको तू ओवर रूल कर जाए।
हाँ, पर वही वाली कहानी है कि तुझ पे लिखा ही ऐसा है, नॉट विद एनीथिंग कंटेंट, तो भाई फिर तो तू कर ही रहा है। फिर क्या वहां पे हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन होगी? नहीं होगी। इसका मतलब कि अगर किसी सेक्शन में नॉट विद स्टैंडिंग लिखा होता है तो वहां पे हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, सिंपल। पर मुझे सिखाना क्या है अभी हार्मोनाइज? तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि भैया तालमेल बैठाना सीखो। आप कुछ समझे ना? मैं आपको अगर कोई चीज सिखा रहा हूं तो मैं तो वही चीज बता रहा हूं ना भाई, हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। पर मैंने उसकी एक्सेप्शन बता दी कि अगर नॉट विद स्टैंडिंग लिखा है तो वहां हम हार्मोनाइज कर ही नहीं पाएंगे। आगे, सच कंस्ट्रक्शन मैरिड ऑफ अवॉइडिंग एनी, कोई भी इनकंसिस्टेंसी आ रही है, रेपुगेंसी आ रही है, मतलब वही इनकंसिस्टेंसी आ रही है, आइदर विद सेक्शन और बिटवीन सेक्शन एंड अदर पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, या तो सेक्शन के साथ या उसके सब सेक्शन के साथ या अदर पार्ट। इट इज द, इसको अलग पैरा कर लो, और इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अवॉइड, तो कोर्ट की क्या है ये ड्यूटी है, हेड ऑन द क्लैश, जो भी क्लैश आ रहा है बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द सेम एक्ट, whenever it is possible to do so, जहां तक हो सके वहां तक करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोविजन विच अपियर टू बी कन्फ्लिक्ट सो दैट दे आर हार्मोनाइज। तो अगर कहीं पे कुछ होता भी है, क्लैश आपस में आता है टू सेक्शंस के बीच में, तो हमें जहां तक हो सके, whenever it is to do so, जहां तक हो सके उनको पॉसिबल करो कि वो आपस में कन्फ्लिक्ट ना करें। और थर्ड पॉइंट क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये रूल जो अप्लाई कर रहे हो, रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल्स, तो एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दो आर्टिकल हैं। कौन से आर्टिकल है बेटा? 25 और 26। देखो 25 क्या है, मुस्लिम, यहां पे मैं किसी धर्म का वो नहीं कर रहा, जो बोला गया मैं वो बता रहा हूं पहले। तो 25 में मुस्लिम के लिए बोला गया है कि अब जैसे आपने देखा होगा मस्जिद होता है तो वो लोग अपना नमाज पढ़ते हैं, ये सब करते हैं, उनका एक कल्चर है, कस्टम है उनका। तो उन्होंने बोल दिया जी हमारी मस्जिद में जो आएगा वो मुस्लिम होगा, जो पुजारी बैठेगा, मतलब पुजारी मतलब उनका जो भी होता है, ठीक है, हाँ मौलाना, वो मुस्लिम होगा, होता ही मुस्लिम है। अब हमने बना दिया 26, हमने कहा कि जी हमारा मंदिर है, जैन मंदिर है, सिख भी गुरुद्वारा एक मंदिर ही, मतलब कोई आए ओपन भाई, मुस्लिम आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्रिश्चियन आए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसमें किसी को वो नहीं करना चाहिए धर्म से रिलेटेड कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुस्लिम है, हम हिंदू नहीं जा सकते। तो भाई कहीं आप जाओगे तो कहीं ऐसे मस्जिद हैं जहाँ हिंदू लोग चले जाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना होती, सारी कहीं चले जाओ, ऐसा कोई नहीं करता। हाँ वो किसी ने अलग ही, मतलब उनका गैंग बना हुआ है भाई, मान लो भाई कट्टरपंथी चल रही है ना भाई, वो एक अलग ही चीज़ है, फिर वो एक अलग कहानी है। पर हमारे उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। पर इसकी वजह से आप बोल दो कि हमारा धर्म सब पर भी है, सबसे ऊपर है, तो वो चीज़ें गलत है ना। हमारे कुछ ऐसा भी है जहाँ पे मुस्लिम लोग भी कुछ काम करते हैं। अब जैसे पंडित है, एक पंडित था, पुराने टाइम का था, जैसे मान लो अब तो बूढ़ा हो गया, मतलब जाने वाला है, शायद कुछ साल में चला जाए, जो भी है मतलब। तो वो भाई साहब वो कहता था कि जो ये लेबर जो घर बनाती है ये सब है, इनको पानी नहीं देना है, इनको टच नहीं करना है, ये वो है। तो एक दिन उसका घर लीक हो गया, दीवारों कुछ हो गई, किसको बुलाएगा? इन्हीं को बुलाएगा। अब वो आ गए बाहर, तो लोग कह रहे भाई ये तो पंडित है, अंदर कैसे जाएंगे ये? मैं क्या अंदर जाएंगे, वो कहानी अलग है, काम तो इन्होंने करना अपने हाथों से, उसका तो घर ही पूरा अशुद्ध हो जाएगा भाई साहब। तो क्या मतलब ईंटें भी निकाल के फेंक, जो ईंटें बन रही भी होती हैं वहाँ कौन बना रहा है उनको, जो पत्थर ये वो कटिंग हुई, क्या हुआ भाई साहब। आपने एक मूवी, टॉयलेट मूवी आई थी, वो क्या घर के अंदर नहीं बनने दूंगा, ये क्या ड्रामा है भाई साहब? तो घर के बाहर बनाएगा या बाहर जाओ जी चलो खुले में है भाई। कहानी समझ में आ गई है। तो बस ये 25 के अंदर ऐसा लिखा गया और 26 के अंदर ऐसा लिखा गया। पढ़ लो एक बार, समझ में आ जाएगा आपको। श्वेता पढ़ दो, पढ़ लेंगे आप, पढ़ लोगे। एजुडम जनरलिस करा दूं, एजुडम जनरलिस करा रहा हूं, ठीक है जी।
एजोडम जनरलिस ये भी बड़ा फेवरेट है मेरा, बड़ा अच्छा है ये भी। एजोडम जनरलिस की पहली लाइन तो यही लिख के आनी जी, पहली लाइन तो यही लिख के आनी। अच्छा, इसका मैंने एक पेज ये रहा, देखो क्या बोलता है। एजोडम जनरलिस लिटरली मीन सेम काइंड एंड सेम स्पीसीज। मतलब एजोडम जनरलिस बोलता है कि अगर आप फूलों के नाम पढ़ रहे हैं, और फूलों के बहुत सारे फूल होते हैं अलग अलग टाइप के, अब आप फूलों के नाम पढ़ रहे हैं और बीच में ऐसा लगे कि भाई ये कोई कांटा आ गया है या पत्थर आ गया है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि वो पत्थर है, भाई वो पत्थर नहीं है, वो भी फूल है। वो भी क्या है? फूल है। मैं आपको कह रहा हूं मैं अपने दोस्तों के नाम बता रहा हूं, तो इसका मतलब कि आगे मैंने बोला ETC, तो उसमें मेरे और भी दोस्त आ सकते हैं जो मुझे अभी याद नहीं आए। मतलब मैंने बताया राम श्याम ये घनश्याम पता नहीं इतने सारे मेरे दोस्त हैं, लास्ट में मैंने ETC कह दिया कि भाई अभी लिस्ट इंक्लूसिव है और भी बहुत दोस्त हैं। आप में से किसके हैं जिसके कम मतलब फ्रेंडशिप बहुत कम है, नैरो फ्रेंडशिप? अच्छा, मेरी कैटेगरी के लोग हैं भाई ये, वो तुम सारी मेरी कैटेगरी के हो। मेरी मतलब इतनी कोई फ्रेंड मतलब ठीक है, हेलो हाय हो गया, ठीक है भाई बातचीत कर लिया, ऐसा नहीं कोई कट, पर ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैं दोस्तों के नाम लेने स्टार्ट करूं तो बस खत्म ही ना हो। पर कईयों के साथ ऐसा होता है भाई, ले वो कह रहा याद भी नहीं आ रहे अभी तो और है ETC चैनल। तो भाई वो ETC भी क्या है? उसके दोस्तों के नाम। मैं वेजिटेबल्स के नाम ले रहा हूं, अब बाद में बोल दूं ETC, मतलब जो मुझे वेजिटेबल याद नहीं आया वो भी उस। मैं नदियों के नाम ले रहा हूं, लास्ट में मैं बोल दिया ETC, तो भाई वो भी नदी है, और कोई नदी आ जाएगी उसमें। समझ गए हो ना चीजें? तो यहां पे एजोडम जनरलिस तो एक लैटिन वर्ड है, एग्जाम में लिख के आ सकते हो, इट इज अ लैटिन वर्ड, इट मीन्स हाँ जी सेम काइंड एंड सेम स्पीसीज। सेम काइंड का मतलब उसको एक जैसा ही मानो, फूल है तो फूल मानो, नदी की बात हो रही है तो भाई नदी मानो। तुम्हें लग रहा है नहीं ये तो मैंने नाम ही नहीं सुना आज तक इस नदी का, भाई तू मान ले नदी है। 10 नदी के नाम बता दी तो क्या 5वीं क्या उसने मतलब पहाड़ बता रखा होगा? पहाड़ है ये। सूरज की बात चल रही है कि ये सूरज है, तो कहीं पे लिखा है स्टार, तो भाई स्टार भी एक सूरज है। अच्छा, वो तो क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, तो आपको पता होगा ये ऐसा सूरज है जो हमारे इतनी दूर पास है, ये है वो है, और भी हैं जो बहुत ज़्यादा दूर हो गए, है ना, और इससे भी खतरनाक सूरज है, मतलब जिनकी रोशनी भी इससे खतरनाक है भाई साहब, ठीक है। और ये मतलब पृथ्वी घूम रही है या सूरज घूम रहा है? कईयों को ये पता भी नहीं होता कौन घूम रहा है। या सूरज भी हल्का हल्का घूमता रहता है थोड़ा थोड़ा, और चांद जो है वो घूमता रहता है या वो वैसी है? वो भी पता करो जरा चांद का। हाँ, मतलब कि मून भी चक्कर लगा रहा है। और और जहाँ तक मतलब मेरी नॉलेज में तो मून वैसे ही है, खड़ा है, बाकी आप पता कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं ऐसा ठीक है ना। अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे दिल्ली में ही हम लोग रहते हैं, तो दिल्ली में आपको पता होगा एक जगह है ना, वो सारा बताया जाता है, तो वहाँ जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे थे। तो मैं गया था वहाँ पे, मैं भी गया था, ठीक है। अब बच्चे को भी लेके जाएंगे, तो पहले खुद ही चले जाते थे। तो ये कहानी है, समझ में आ गई बातें कुछ? इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि हम वो बहस वहस में जाना नहीं हमें। एजोडम जनरलिस इज द रूल, ठीक है, ये एक रूल है। देयर आर जर्नल वर्ड्स फॉलोइंग द पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक वर्ड्स। तो कह रहा है यहाँ पे कुछ जर्नल वर्ड्स होते हैं जो किसको फॉलो करते हैं? स्पेसिफिक वर्ड्स को फॉलो करते हैं। वो स्पेसिफिक क्या थे? फूल थे, तो हम उसी को क्या कर लेंगे? फॉलो कर लेंगे।
द जर्नल वर्ड्स फॉलोइंग द पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट बी कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब तो आपको बताइए जो नैरो इंटरप्रिटेशन, ठीक है, टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। तो हमें नैरो इंटरप्रिटेशन करनी होती है यहाँ पे, पर नैरो इंटरप्रिटेशन किस उसमें हो रही है, एडुजनम जनरिस के उसमें हो रही है, मतलब सेम काइंड सेम स्पीसीज मान रहे हैं। नदी बोली है तो भाई सबको नदी मान के चलेंगे, पहाड़ बोल दिया तो पहाड़ मान लेंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं द रूल कैन बी एक्सप्लेन एज, ये काट दिया है मैंने, भेज दूंगा इसको भी आपको। द रूल एक्सप्लेन एज, इस रूल को कैसे एक्सप्लेन किया गया, 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए। पहला, इन एन इन्यूमरेशन, मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इन्यूमरेशन का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द एक्ट। जर्नल वर्ड्स फॉलोइंग द स्पेसिफिक वर्ड्स मे बी कंस्ट्रक्टेड विद रेफरेंस टू द स्पेसिफिक वर्ड्स। पढ़ लो यार, एक बार पढ़ दो आप लोग, थक गया मैं थोड़ा। कौन पढ़ेगा, मुस्कान पढ़ देगी। ये स्टार्टिंग से ए पॉइंट पढ़ दो। एक मिनट रुक जाओ। एजुडम जनरिस का मतलब समझ में आ गया, सेम काइंड सेम स्पीसीज, ठीक है ना, आ गई बात समझ में। आपको उसी तरीके से उनको नैरो इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है जी। हाँ पढ़ो अब एक पॉइंट। समझ गए, जब तक क्या होगा, अनलेस देयर इज ए समथिंग, जब तक वाइड सेंस की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब लॉ में आपको ऐसा लगना चाहिए कि लॉ मेकर को वाइड सेंस की जरूरत पड़ रही। अब मैं बोलूं पहाड़ है, नदी है और वेजिटेबल है, लैपटॉप है, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल अलग अलग नहीं हो गया। तो क्या जो ईटीसी लिखा होगा उसको इनमें से क्या मानोगे, फिर तो आपको कहीं ना कहीं एजुडम जनरिस फेल हो जाएगा वहां पे। आप समझिए मैंने सब क्या बोला, मैंने ऐसी मेरे जो मन में आया मैंने बोल दिया कि पहाड़ है, ठीक है, और बताता हूं, सूरज है, कैमरा है, आदमी है, ये क्या है, मोदी जी है मान लो, ठीक है, या अंटार्कटिक ओशन है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूं पागल, मछली है, ये क्या है, तो सब एक दूसरे से कोई कॉम्बिनेशन नहीं। आप कह रहे हो एजुडम जनरिस लगाऊंगे, क्यों भाई, ये तो लगा ही नहीं सकते तुम। मैं बोलूं बस पहाड़ के नाम ले लूं तो ठीक, नदी बोल दूं तो ठीक, फूल के नाम ले लूं तो ठीक, मैं तो यहां सब कवाड़ा कर दिया। समझ में आ गया। तो ये अनलेस का मतलब समझ गया ना, एक्सेप्शन हो गई उसकी, एजुडम जनरिस नहीं लगेगा। इफ द पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल जेनस देन जर्नल वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय इमर्सिंग अ लार्ज जेनस, मतलब वाइडर सेंस में आपको उसे पढ़ना पड़ेगा कि मतलब कोई भी आपने, जेनस का मतलब क्या है, ग्रुप, सेम काइंड सेम स्पीसीज। इट इज मियरली अ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन एड, हेल्प करेगा कोर्ट को टू फाइंड आउट द ट्रू इंटेंशन, पता लगेगी लेजिस्लेचर की। अब देखो ये रूल कैसे अप्लाई होता है, देखो अगर ये चीजें होंगी तो ये रूल अप्लाई करना है, ठीक है। कितनी बातें हैं टोटल, 6 बातें हैं, ये 6 बातें होंगी तो ये रूल अप्लाई करना, अदरवाइज ये रूल अप्लाई मत करना। पहली बात बता भाई मुस्कान, पहली बात बताओ बेटा, मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए सेम काइंड सेम स्पीसीज के होने चाहिए। इफ सेम काइंड एंड सेम स्पीसीज देन एजुडम जनरिस इज एप्लीकेबल। सेकंड, वही दोबारा वही बात कह रहा है, ठीक है ना, वही कहानी चल रही है, एग्जॉस्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, पढ़ के खत्म नहीं हो जाना चाहिए मीनिंग। हाँ तो ये मैंने, जैसे आपने देखा अ जर्नल टर्म फॉलोइंग द इन्यूमरेशन, मतलब अभी हम पढ़ रहे थे जीएसटी में यूनियन टेरिटरी, तो बीआर एक्ट में लिखा होता है एनी अदर यूनियन टेरिटरी। कई बार देखते हो लिखी होती है लाइन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्पेसिफाई करेगी प्रिया, हमें क्या पता,
समझ गए? पर हम यही मान के चलेंगे ना कि जो जिस उसमें पहले बताया गया उसी तरीके से कुछ करेगी स्पेसिफाई। जैसे बोला गया था ना स्टार्टअप कंपनी को, हाँ भाई स्टार्टअप जो कंपनीज होती हैं 5 साल तक उनके लिए ये रिलैक्सेशन दे दी। बाद में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको बढ़ा सकती, तो 5 से 10 कर देगी, कुछ भी कर सकती है। देयर इज ए नहीं ये 5th पॉइंट। मतलब आपने एक पहाड़ का नाम नहीं बोला है, आप एक से ज्यादा पहाड़ों के नाम बता रहे हो। देयर इज नो क्लियर there is no clear manifested intended that the general term be given a broader meaning of the doctrine requires। मतलब कि जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो जर्नल टर्म्स पढ़ के उसका मतलब नहीं आ रहा, मतलब कि हमें वाइडर इंटरप्रिटेशन करने की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। तो अगर पढ़ रही है ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एजुडम जनरल्स छोड़ना पड़ेगा। कहाँ छोड़ना पड़ता है, जहाँ पे भी वाइडर इंटरप्रिटेशन करनी पड़ जाती। द रूल ऑफ एजुडम जनरल्स मस्ट बी अप्लाई विद ग्रेटर मतलब बहुत सोच समझ के कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई किया जाता है ये, ठीक है, एक नेचुरल मीनिंग के साथ अप्लाई होता है। द रूल मस्ट बी कंट्रोल बाय द फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल है इसका कि मतलब वही फंडामेंटल क्या रूल है, स्पेसिफिक वर्ड्स आर ऑल ऑफ वन जीनियस, ठीक है जी, सेम काइंड के होने चाहिए। और लास्ट में ये कहानी खत्म हो गई। वेयर द रूल ऑफ एजुडम जनरल्स शुड बी अप्लाई और नॉट पर्टिकुलरली डिपेंड्स अपॉन द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन विच आर इंटेंड टू बी अचीव। कि लॉ मेकर क्या अचीव करना चाहता था उनसे। तो लॉ मेकर का अगर पर्पस क्या हो रहा है, अचीव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एजुडम जनरल्स लगाएंगे। ये तो हर जगह हर रूल पे ये लाइन लिख सकते हो ना, ये तो हर उसमें लिटरल में मत लिखना, बस ये लाइन हर उसमें लिख लेना। ये एक ऐसी लाइन आ गई तो मैं ये भेज दूंगा और जाके नोट्स बना लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट में से कंप्लीट हो चुका है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का। और सारे बच्चे प्लीज़ लिमिटेशन कंप्लीट कर लें